जय हिंद बच्चों। तो लेकर आज को मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 से मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का वीडियो। ये आपके पास फर्स्ट वीडियो है जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीथिंग, एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रिलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नो डाउट रिलेशन से, बट रिलेशन से भी पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। 11th क्लास में हालांकि आप लोगों ने किया होगा, बट बहुत सारे बच्चे ने नहीं किया होगा, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंसीडर कर लीजिए एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट आपके पास 1, 2 एंड 3 जो है वो रखा हुआ है। कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट जनरल आपके पास 3 एलिमेंट का एग्जांपल लेकर मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप लोग इसका निकालना सीखिए कि ए क्रॉस ए क्या होता है। ध्यान समझिएगा, ए क्रॉस ए क्या होता है। तो ये ए क्रॉस ए का क्या मतलब है भाई? इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। यहाँ पे ए और बी दो सेट भी हो सकते हैं, दो डिफरेंट सेट्स भी हो सकते हैं। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि भाई आप पहला ही सेट लो, ठीक है ना। चलो दो अलग अलग सेट ले लेते हैं। मैंने ए ये लिया है, बी के जगह मैंने 4 और 5 एलिमेंट ले लिया। चलो, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं हम इसको। तो ए क्रॉस बी जो है वो कैसे निकलेगा फटाफट देख लीजिए। अगर ए पहले लिखा है तो उसका पहले एलिमेंट लीजिए और सभी के साथ पेयरिंग कर दीजिए। तो 1,4 हो जाएगा और फिर 1,5 हो जाएगा। इनको कॉमा से सेपरेट कीजिएगा क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लिखा जा रहा है इनको, ठीक है। चलिए 2 लीजिए, दोनों के साथ पेयरिंग कर दीजिए। 2,4 हो जाएगा, फिर 2,5 हो जाएगा, कॉमा से सेपरेट कर दीजिएगा। फिर 3 लीजिएगा, 3,4 हो जाएगा और 3,5 हो जाएगा, कॉमा से सेपरेट कर दीजिएगा और रोस्टर फॉर्म की वजह से कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर देना है। तो ये जो निकल कर आया है हमारे पास, इनको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है, एक तरह एलिमेंट्स तो है ही है पूरे सेट के अंदर, जो भी उसको हम एलिमेंट्स कहेंगे, लेकिन इनमें से जो एक है, एक पीस है, ये वाला, ये एक एलिमेंट है, उनको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि बताओ भाई टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे, नंबर पूछा है, तो पहले सेट के कितने एलिमेंट्स हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, सो इट इज 3 × 2, देयर आर टोटल 6। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। टोटल जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो कितने आएंगे? 6 आएंगे। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं भाई, ठीक है। चलो, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आ गया, गॉट इट, ठीक है। अब रिलेशन क्या वो समझ लीजिए। अब हम टॉपिक पे आ चुके हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, और भी धीरे धीरे जो भी चीजें होंगी आप लोगों को बताया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ध्यान समझिएगा बस। ओके, यहाँ पे अगर आप एक छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दें तो आपको पता चलेगा। अब मेरे को समझना है रिलेशन। देखो रिलेशन क्या है, ध्यान समझना। रिलेशन जो है वो सबसेट है। सबसेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे और उसके इक्वल भी हो सकता है। किसके? ए क्रॉस बी के इक्वल हो सकता है। ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके इक्वल हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो रिलेशन है वो कुछ और नहीं है, वो सबसेट है। किसका? ए क्रॉस बी का। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। और ये भाई सबसेट क्या होता है उसको मैं एग्जांपल से समझा देता हूं आप लोगों को फटाफट। मान लीजिए सेट ए के अंदर में 1 और 2 एलिमेंट है और सेट बी के अंदर जो है वो आपके पास 1, 2 और 3 एलिमेंट है। तो ये जो 1, 2 है, दोनों एलिमेंट आपको सेट बी में देखने को मिल रहा है। मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में है, तो यहाँ पे हम कहते हैं ए जो है वो बी के सबसेट है। ए जो है वो बी के सबसेट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहीं पे आप ये नहीं बोल सकते कि जो बी है वो ए का सबसेट है। आपको यहाँ पे कांटा मारना पड़ेगा। बताओ क्यों? क्योंकि बी के सभी एलिमेंट ए में नहीं है, तो सबसेट का ये मतलब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन जो है वो सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं। तो अगर ए क्रॉस बी बोला गया तो आपको ए क्रॉस बी ही बोलना है। ये नहीं बोलना कि भाई मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है तो बी क्रॉस ए लिख दो। गलत बात, आपका गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर हो गई बात, डन है, ठीक है। तो रिलेशन का मतलब समझ में आया। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देते चला जाऊंगा और रिलेशन है या नहीं वो आप लोगों को बताते हुए चला जाना है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है रिलेशन का, और यहाँ पे लिखा है कि लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। इसका मतलब जिसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हो, खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन एनी सबसेट, किसका? ए क्रॉस ए इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑन ए। मैंने तो ए और बी लिया था, यहाँ पे ए और ए ले लिया, सेम सेट से करवा दिया, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमने आपको समझाया
तो अगेन हम क्या करने वाले हैं, मान लेते हैं सेट ए के अंदर 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स जो है वो लिया गया है, तो फटाफट आप ए क्रॉस ए तो निकाल ही सकते हैं भाई। दूसरा भी आप ये ले लीजिए 1, 2, 3, ताकि क्रॉस करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो 1 की पेयरिंग 1 के साथ, 1 की पेयरिंग 2 के साथ और 1 की पेयरिंग 3 के साथ, सभी को कॉमा से सेपरेट करेंगे बिकॉज दे आर एलिमेंट्स इन अ सेट रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। फिर 2 के पेयरिंग कर दीजिए, 2,1 हो जाएगा, 2,2 हो जाएगा और फिर 2,3 हो जाएगा। फिर 3 को कर दीजिए, 3,1 हो जाएगा, 3,2 हो जाएगा और फिर 3,3 हो जाएगा। और इन सभी को आप क्या कीजिए, कॉमा से सेपरेट कर दीजिए। आई बात समझ में, ठीक है। तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम यहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो निकाल रहे हैं, वो तो अभी ने भी आपको सिखाई दिया, ठीक है। अब मैं आप लोगों से पूछते जाऊंगा कि आपको बताना है कि ये रिलेशन है या फिर नहीं है। एक एग्जांपल लेता हूं R1 और उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिख दिए 1,1, 1,3 और 3,1। आपको बताना है कि ये जो है वो रिलेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि ये वाले जो जितने भी एलिमेंट्स है R1 में, वो सभी के सभी होने चाहिए किसमें, A क्रॉस A में। क्योंकि रिलेशन क्या है आपके पास, क्योंकि जो रिलेशन है वो सबसेट या फिर उसके इक्वल होना चाहिए, किसके, A क्रॉस A के। बोलिए किस तरह की कोई दिक्कत आई ना बात समझ में। तो अगर ये सभी एलिमेंट्स A क्रॉस A में मिल जाएंगे, जैसे 1,1 मिल गया, 1,3 मिल गया, 3,1 भी मिल गया, तो ये जो है वो रिलेशन है। तो आप बोलेंगे हाँ भाई ये रिलेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, ठीक है। चलिए दूसरे वाले का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि 1,1 है, 1,3 है, 1,4 है, ठीक है। चलिए अब आपको चेक करना है कि ये रिलेशन है या फिर नहीं है। चेक करो भाई, 1,1 है, 1,3 है, 1,4 आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सेट ए के अंदर 4 तो था ही नहीं, सेट ए के अंदर 4 तो था ही नहीं भाई, यहां कैसे आ गया। तो ये आपके पास रिलेशन नहीं है, ठीक है। चलिए R3 मैंने लिया और उसको मैंने 5 लिख दिया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है और समझने वाली चीज है, ध्यान समझिएगा। मैंने R3 लिया और उसको मैंने 5 लिख दिया। 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट। अच्छा, तो क्या एम्प्टी सेट जो वो रिलेशन होगा या नहीं होगा? तो आपको मैं बता दूं, ये जो एम्प्टी सेट है, इट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई सा भी सेट हो उसका ये सबसेट होगा ही होगा। तो ये हमेशा एक रिलेशन होगा ही होगा जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी एलिमेंट जो है वो नहीं देखने को मिलता है। अभी आप कुछ पर्टिकुलर रिलेशन में देखेंगे कि ये एग्जांपल आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो एम्प्टी रिलेशन क्या होंगे, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी ऑर्डर्ड पेयर देखने को नहीं मिलेंगे फ्रॉम ए क्रॉस ए, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, R4 जिसको हम बोलते हैं 1,1, 1,2, 1,3, ठीक है। ध्यान समझते जाइएगा, 2,1, 2,2, 2,3, फिर आपके पास 3,1, 3,2, 3,3, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिख देते हैं, कॉमा से सेपरेट कर देंगे सभी के सभी ऑर्डर्ड पेयर्स को, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि ये जो है वो रिलेशन है या फिर नहीं है। तो फटाफट जब आपने चेक किया तो अभी तक बहुत सारे बच्चे समझ भी गए होंगे कि ये मैंने सेम एलिमेंट्स यहाँ पे उतार दिए हैं। इसमें आई बात समझ में, यहाँ पे हमने इसको सेम एलिमेंट जो है वो उतार दिया, सेम एज इट इज। तो इस केस में आपको बस ये चेक करना है कि भाई ये इसका सबसेट है या नहीं है। तो आप बोलोगे यार इसके तो सभी एलिमेंट इसमें है। इट मीन्स R4 is subset of A cross A and in this case it is also equal. So it can be equal. There is no problem in that, right? Because equal sets मतलब दो equal sets होते हैं तो एक दूसरे के सबसेट होते ही होते हैं, ठीक है। तो R4 जो हमने एग्जांपल लिया वो अभी भी सबसेट है। It means yes, it is a relation। और ये भी आपके पास एम्प्टी सेट भी आपके पास क्या था, रिलेशन। आगे सुनिएगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर हर एक एलिमेंट मिल जाए ए क्रॉस ए से तो हम उसको बोल देते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। देखो दो यहाँ यहीं पे बता दिया मैंने, जो आपको अभी पढ़ाया जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। तो एक तो आपके पास एम्प्टी रिलेशन हो गया और दूसरा आपके पास यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। ये दोनों ही अभी आपके यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा इस पीडीएफ में, और वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, दोनों यहीं के यहीं मैंने आप लोगों को समझा दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। चलिए आगे, ओके फाइन। आइए अब हम कुछ पर्टिकुलर रिलेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया एम्प्टी रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, दूसरा आपके पास यूनिवर्सल रिलेशन देखने को मिलेगा। बस डेफिनेशन पढ़ लीजिए, जो मतलब है वही है, कुछ अलग आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए सम पर्टिकुलर रिलेशन में आपको एक और रिलेशन देखने को मिलता है, आइडेंटिटी रिलेशन, जो अभी तक मैंने आप लोगों को समझाया नहीं है,
बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आइए हम आपको समझा देते हैं। यहां पे क्या आता है कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, इटसेल्फ उसके बाद लिखा है ओनली। ये जो ओनली है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि ऐसा ही कुछ अभी आपको और देखने को मिलेगा, ऐसा ही आपको और कोई कहीं पे कुछ देखने को मिलेगा, अभी समझ में आ जाएगा। आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान समझिएगा। इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूं पहले सेट ए के अंदर 1 2 3 4 5, ठीक है। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ये जो लाइन है ना यही सबसे मेन है, बाकी को आप कुछ मत याद रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। चलो अब मैं आपको समझाता हूं। अब इसमें कहता है कि इसका ए क्रॉस ए तो निकाल ही लेंगे भाई, बताओ कोई दिक्कत? ए क्रॉस ए क्या होगा 1,1 1,2 ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे 1,5 तक, राइट। तो टोटल जो है इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, टोटल जो बनेंगे वो कितने बनेंगे 25। 1 की सबके साथ पेयरिंग करेंगे 5, 2 के साथ पेयरिंग करेंगे 5, ऐसे करते करते 25 बनेंगे। खैर हमें आइडिया है कि इसके अंदर क्या क्या आने वाला है, कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं भाई, दिमाग में बैठा लो, ठीक है। चलो क्योंकि आगे चल के आपको 20 एलिमेंट्स भी एक सेट के अंदर देखने को मिलेगा, इट मींस 20 × 20 400, तो टोटल 400 ऑर्डर पेयर आप लिखने वाले नहीं हो, 2-4 दिखाकर डॉटर डॉटर लगाकर आपको पता होना चाहिए कि कितने हैं उसमें, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे हम। ए क्रॉस ये पता चल गया। अब मैं एक रिलेशन का एग्जांपल लेता हूं और यहां पे बोला है कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब इसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, तो हर एक एलिमेंट को खुद से रिलेट करवाना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 जो है वो 1 के साथ रिलेशन में है, 2 जो है वो 2 के साथ रिलेशन में है, 3 जो है वो 3 के साथ रिलेशन में है, 4 जो है 4 के साथ रिलेशन में, एंड 5 जो है वो आपके पास 5 के साथ रिलेशन में। मतलब हर एक एलिमेंट एक खुद से ही आपके पास रिलेट कर रहा है, खुद से रिलेट कर रहा है, आई बात समझ में। और यहाँ पे आपको सब कुछ ही देख रहा है, ओनली बोला है, इट मींस एक भी एक्स्ट्रा जो है वो नहीं हो सकता। यहाँ पे ध्यान से समझना है। आगे अभी मैं आप लोगों को रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझाऊंगा, वहां पे भी यही सेम चीज देखने को मिलेगा, आपको यही सेम चीज देखने को मिलने वाला है, आई ना बात समझ में। तो डाउट नहीं रहना चाहिए भाई, डाउट अगर रह गई तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो ध्यान से समझते जाइएगा बस। तो हर एक एलिमेंट को आपने क्या कर दिया, रिलेट करवा दिया खुद से ही, तो इसको आप क्या बोलोगे, आइडेंटिटी रिलेशन बोलोगे, राइट। चलिए ये R1 लिया, एक अगला एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, यहीं तक चलो मैंने छोड़ दिया, और मैंने आप लोगों से पूछा कि बताओ भाई कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है या फिर नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 11th क्लास में एक फंक्शन होता था आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का क्या मतलब होता है, f(x) = x होता था। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल है भाई, आप x की जगह पे कुछ भी वैल्यू पुट करो आपको वही वैल्यू मिलेगी। जैसे कि मैंने इसके x के जगह पे 12 पुट करा, व्हाट यू विल गेट 12, सो फंक्शन की वैल्यू कितनी आई 12। तो इसी को बोलते थे हम आइडेंटिटी रिलेशन, है ना, जितनी वैल्यू आप पुट करोगे उतना ही वैल्यू आपको मिलेगी। और इसका ग्राफ ऐसे होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, x की जो वैल्यू आई y की वही आएगी, x की जो पुट करा y की वही आएगी, x की जो पुट करा y की वही आएगी। इसका पॉइंट यहाँ, इसका पॉइंट यहाँ और इसका पॉइंट यहाँ, इन सभी को मैच कराते थे, तो इस तरह से आपके पास जो ग्राफ है वो देखने को मिलता था। और इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके पास, आई ना बात समझ में। तो ये कुछ इस तरह के आपके पास देखने को मिलता था। अब आपको ये बताना है कि ये जो चीज है वो आइडेंटिटी रिलेशन है या फिर नहीं है। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हो कि भाई 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, ये जो एलिमेंट है वो खुद से तो रिलेटेड है ही, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन क्या सभी के सभी एलिमेंट रिलेटेड है, नहीं, तो ये जो है वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल से बेहतरीन समझ में आएगा, तो एग्जाम्पल को नहीं छोड़ना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है, ध्यान से समझते जाना है। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया R3, ठीक है, और R3 के अंदर एलिमेंट लिख रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। 1,1 2,2 3,3 4,4 और आपके पास है 5,5। उसके बाद मैंने लिख दिया 1, इसी में से लिख लेता हूँ, चलो 1,4 तो होगा ही नहीं इसके अंदर। A क्रॉस A के अंदर तो भाई 1,4 कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे 1,3 आएगा, फिर ये रहा 1,4 आएगा, फिर 1,5 आएगा। तो ये वाला तो यहीं से लिखा है मैंने, ठीक है ना, बाहर से नहीं लिखा। ओके फाइन। अब आपको पता करना है कि ये जो चीज है वो आइडेंटिटी रिलेशन है या फिर नहीं है। तो सबसे पहली चीज देखा कि हमने हर एक एलिमेंट जो है वो खुद से रिलेशन में है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन होना चाहिए। बट
आपसे मैंने क्या बोला था, ये जो ओनली है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है इस वाले आइडेंटिटी रिलेशन के लिए। कहता है खुद से रिलेशन तो होने चाहिए लेकिन उतना ही होने चाहिए, उससे एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। समझ में आई ना बात? क्यों नहीं है? क्योंकि इस केस में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो आ रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर है वो आ रहा है इस रिलेशन के अंदर, और वो आइडेंटिटी रिलेशन को पसंद नहीं भाई। ठीक है, सारे खुद से रिश्ता बनाएंगे, दूसरे से नहीं बनाएंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, चलो आई होप आप लोगों को आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन आते हैं 3। पहला जो हो गया उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा हो गया सिमेट्रिक रिलेशन, तीसरा हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। बस हमें फिलहाल यही 3 चीजें यहाँ पे डिस्कस करनी है, उसके बाद 2 और इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे हम आपको, वो अब लास्ट की बात है। ठीक है, चलिए पहले हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। देखो ये जो चीज लिखी है ना स्टेटमेंट, वो सभी बच्चों को समझ में नहीं आता है। ठीक है ना, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं समझाता हूँ, पूरा डिटेल में लेकर जाकर आता हूं यहाँ पे, और आप लोगों को यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देता हूं। सबसे पहले सेट ए ले लीजिए, जिसके अंदर एलिमेंट आप ले लीजिए 1 2 3। ठीक है ना, क्योंकि मैं इसी से, ध्यान समझिएगा, इसी से ही मैं आप लोगों को सारे के सारे चीजें जो है वो समझाने वाला हूं। सेट ए के अंदर एलिमेंट ले लीजिए 1 2 3। इससे मैं आप लोगों को रिफ्लेक्सिव भी समझा दूंगा, सिमेट्रिक भी समझा दूंगा, और साथ ही ट्रांजिटिव भी समझा दूंगा। तो सबसे पहले देखिए कि भाई ए क्रॉस ए निकाल लीजिए, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि 1, की रिलेशन है या नहीं, ऐसा कुछ पता करना है। 1, 2, 1, 3, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, फिर 3, 1, 3, 2, और फिर 3, 3। ठीक है, ये हो गया मेरे पास ए क्रॉस ए। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने सबसे पहले निकाल लिया। अब यहां पे क्या समझना है, ध्यान से समझते जाइएगा, मजा सा आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला हमें समझना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझना भाई। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ध्यान समझना। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या कहना है, ध्यान समझिएगा। इसमें कहा जाता है कि आपके पास ऑल, ये ऑल का सिंबल है, ठीक है ना, ऑल ए बिलोंग्स टू रिलेशन। जो मेन चीज है ना, जो मेन चीज है वो यही पॉइंट है। यहीं पे कितनी भी चीजें लिखी हूं उसके बारे में ज्यादा ध्यान मत दीजिए, इस वाले पे सबसे प्रॉपर ध्यान दीजिए। और दूसरी चीज, ए शुड बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये है रिलेशन ए है, और हमारे पास जो रिलेशन जो देखने को मिल रहा है वो किसके किसके बीच में देख रहा है, रिलेशन ए क्रॉस ए में। हमें ए क्रॉस ए में चेक करना है। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। तो इसका मतलब जो इसमें कहता है ऑल ए शुड बिलोंग टू रिलेशन, मतलब जो सेम एलिमेंट होंगे जो खुद से रिलेशन बनाएंगे वो सभी के सभी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। और साथ ही यहाँ पे जो ए आप लेंगे वो 100% सेट ए से ही होना चाहिए, सेट ए से बाहर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप फिर से देखेंगे, अभी अभी जो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया आइडेंटिटी रिलेशन का, कुछ वैसा ही है भाई, कि एक एलिमेंट खुद से रिलेशन बना रहा है। यहाँ पे तो कुछ अलग नहीं बताया मैंने आपको, लेकिन ध्यान से समझिएगा। अब मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल लेते जाता हूँ। ठीक है ना, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, इनको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ रख देते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं R1 के लिए, रिलेशन के लिए। ठीक है ना, दूसरा पहला अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो वो मैंने लिया 1, फिर 2, 2, फिर मैंने लिया यहाँ पे 3, 3। अभी यहाँ पे आप लोगों को एक तो डिफरेंस भी समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि भाई आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बीच में क्या है। एग्जाम्पल से समझते जाइएगा, मजा सा आता चला जाएगा। कहता है सभी के सभी ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। सभी के सभी का क्या मतलब है भाई, मतलब जो खुद से, जिसमें सेट ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, तो सभी के सभी होना चाहिए। सर आइडेंटिटी रिलेशन में भी तो यही था। हाँ यही था, बताता हूँ। तो 1, 1, 2, 2 और 3, 3 हो गया, तो ये रिलेशन है, क्योंकि सभी के सभी सेम पेयर वाले जो खुद से रिलेशन बना रहे हैं वो सभी के सभी यहाँ पे प्रेजेंट है। आइए दूसरे की बात करते हैं। मैंने बोला 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, और यहाँ पे मैंने 1, 3 और ले लिया। अब आपको बताना है कि ये जो चीज है वो
रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या फिर नहीं है। तो आपने चेक करा कि सभी के सभी सेम पेयर वाले प्रेजेंट हैं, सेम 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 सेम, ये तीनों इसमें है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये होना चाहिए। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट आया उसका क्या करें? तो अभी मैंने जो अभी आपको पीछे समझाया, क्या कहां पे, आइडेंटिटी में, कि जब एक्स्ट्रा एलिमेंट आता था तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता था, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता था। बट इन दिस केस इट विल बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसको आपको हाँ बोलना है। इसका मतलब आप समझे डिफरेंस, कि आइडेंटिटी रिलेशन में जो खुद से रिलेट कर रहे हैं सिर्फ वही हो सकता है, एक्स्ट्रा नहीं हो सकता है। बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जो खुद से रिलेट कर रहे हैं वो तो सभी के सभी होने ही चाहिए, उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है किसी भी सेट ए का, वो हमेशा सबसेट होगा या फिर उसके इक्वल हो सकता है, किसके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसका, सेट ए से ही। देख लो अच्छे से आप, हमेशा ये चीज आपको समझना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहां पे एक लाइन जो है वो कही जा सकती है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बोलो भाई, कोई दिक्कत? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट no need that every reflexive relation will be identity relation। चीजों को समझते जाना है। देखो भाई, अभी तो आप लोगों ने देखा कि ये वाली जो चीज थी, ये वाली जो चीज थी वो क्या था, वो रिफ्लेक्सिव भी था, और पीछे हमने आपको बताया वो आइडेंटिटी रिलेशन भी था। तो वहां से हमने आइडिया लगाया कि आइडेंटिटी रिलेशन जो वो सबसेट है किसका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसी भी पर्टिकुलर सेट ए का। लेकिन आप देखो ये वाली जो चीज है वो आइडेंटिटी तो है ही नहीं, आइडेंटिटी तो है ही नहीं भाई, ये क्या आपके पास सिर्फ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अच्छा, यहां से हमने आइडिया लगाया कि जितने भी ये वाला आइडेंटिटी रिलेशन है, जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होंगे वो तो रिफ्लेक्सिव होंगे ही होंगे। लेकिन आप ये देखें, ये तो रिफ्लेक्सिव है, क्या ये आइडेंटिटी है? तो नहीं है भाई। तो यही चीज आपको समझने की जरूरत है, दोनों के बीच का डिफरेंस। आई बात समझ में? ये दूसरा एग्जाम्पल ले लिया। आइए तीसरे के एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पे 1,2 ले लिया, और 2,2 ले लिया, और 3,3 ले लिया। आपको बताना है कि ये जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या फिर नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन ही यही है कि भाई जितने सारे थे, ध्यान समझिएगा, जितने सारे थे ऑल ए सभी प्रेजेंट होना चाहिए। आप यहाँ पे चेकआउट कर पा रहे होगे कि 1,1 जो है वो प्रेजेंट है ही नहीं रिलेशन में। आप बोलोगे 1,1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, दैट्स द रीजन कि ये जो चीज है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होने वाला है। बताओ, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में किसी भी तरह की कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर इतनी सी बात क्लियर हो गई है तो चलो भाई अगले वाले रिलेशन में हम आपको ले चलते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। आओ समझने की कोशिश करते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन को। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन बड़ा ही प्यारा है, बहुत ही छोटा सा है, कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन रहने वाला आपके पास। ठीक है, आगे चलिए। ये हो गया आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन। आइए अब यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करने से पहले आपको बता दें, सेट ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट था, वही से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, और ए क्रॉस ए आपको पता होना चाहिए कि 1,1 होगा, 1,2 होगा, 1,3 होगा, 2,1 होगा, 2,2 होगा, 2,3 होगा, 3,1 होगा, 3,2 होगा, 3,3 होगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं भाई, सबको कॉमा से सेपरेट करेंगे। फाइन, ये हो गया आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब समझने की कोशिश करते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन का क्या कहना है। इसकी कंडीशन होती है कि भाई इफ a, b belongs to relation then b, a must belongs to relation। अगर a, b जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो b, a भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। बताओ, किसी भी तरह की कोई दिक्कत? किसी भी तरह की कोई दिक्कत भाई?
ए कॉमा ए अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि सेट ए था, फाइन, और यहां पे जितने भी ए और बी होंगे, ए और बी हमेशा बिलोंग करेंगे किससे? सेट ए से, सेट ए से। ध्यान से, चाहे पहला एलिमेंट हो चाहे दूसरा एलिमेंट हो, सभी के सभी किससे बिलोंग करना चाहिए? सेट ए से, बाहर से नहीं हो सकता भाई, क्योंकि अगर बाहर से हुआ तो वो सबसेट रहेगा ही नहीं, और अगर वो सबसेट नहीं रहा तो वो रिलेशन ही नहीं रहेगा, और अगर वो रिलेशन ही नहीं रहा तो सिमेट्रिक रिलेशन कहने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता भाई। चीजों को समझने की कोशिश करनी भाई। कोई भी टाइप ऑफ रिलेशन होने के लिए सबसे पहले उसको रिलेशन होना पड़ेगा। अरे बात समझ में, ये चीज है आपके पास। चलो ये कहानी छोड़ते हैं, अब एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने R1 का एग्जाम्पल लिया, मैंने यहाँ पे 1,3 लिखा है, और फिर मैंने यहाँ पे 3,1 लिख दिया। अब आपको बताना है कि ये जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है या फिर नहीं है। तो आपने चेक करा कि 1,3 1 3 3 1 1,3 यहाँ है, और 3,1 दोनों के दोनों जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। चलो तो 1,3 भी है, और इसका उल्टा कर दे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये बी हो गया, ये हो गया। तो आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो कि ए कॉमा बी तो है ही है, साथ में बी कॉमा ए भी रिलेशन में दिख रहा है, तो आप बोलोगे यस इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। दूसरे की बात करते हैं। इसके अंदर एलिमेंट मैंने लिया 1,2, फिर मैंने लिया 2,3, फिर मैंने लिया 2,1। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है या फिर नहीं है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, प्यार से समझिएगा। देखो a कॉमा बी है, तो b पे एंड हुआ, तो b कॉमा a मतलब 2 ये रहा, और a प्रेजेंट है, तो इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलिए दूसरे चेक करते हैं, इसको a कॉमा b मानते हैं, तो b कॉमा a मतलब 3,2 भी प्रेजेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे हैं कि 3,2 जो है वो बिलोंग कर ही नहीं रहा है रिलेशन से। इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। बताओ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई? बताओ, आई ना बात समझ में? ठीक है ना। चलें आगे, दूसरे की बात कर लें भाई। चलो अब आइए तीसरे रिलेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट, अगर मैंने इसके अंदर कुछ ऐसा लिख दिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 1,1 लिखा है मैंने, ध्यान समझिएगा। अगर मैंने यहाँ पे 1,1 लिखा है तो आपको बताना है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है या फिर नहीं है। अब यहाँ पे बच्चे का जो डाउट रहता है वो ये रहता है, सर ए और ये ए हो गया, बी तो है ही नहीं, तो चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भाई ये ए है और ये क्या है? बी है, तो बी कॉमा ए भी तो प्रेजेंट होना चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे बी कॉमा ए मतलब एक और 1,1 जो वो होना चाहिए, तब आप बोलेंगे ये सिमेट्रिक रिलेशन है। बट लेट मी टेल यू, किसी भी सेट के अंदर दो सेम एलिमेंट्स को हम नहीं लिख सकते एक साथ। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। याद आया ना, एक सेट के अंदर एक ही एलिमेंट को बार बार हम नहीं लिखते हैं। आई ना बात समझ में? तो अगर ये 1,1 था तो दूसरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो दूसरा 1,1 भी वही है आपके पास। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ये जो चीज है वो a कॉमा बी का काम कर रहा है, तो b कॉमा ए भी तो यही है। इसका मतलब अगर सेम सेम पेयर आ जाए तो वो हमेशा सिमेट्रिक रिलेशन होगा ही होगा, चाहे वो एक सेम सेम आ जाए, चाहे वो मैं वहीं पे आपके पास 1,1 2,2 3,3 कोई भी सेम सेम कर दूं, वो हमेशा आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन जो है वो बनाएगा ही बनाएगा। बताओ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई? नॉर्मल सी बात थी, आई ना बात समझ में? ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिक रिलेशन है वो क्या है। अभी तो ये थियोरेटिकल आप कह सकते हैं कि मैं समझा रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकली जब क्वेश्चंस करेंगे तब ज्यादा इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से इनके साथ अपने को डील करना है। ट्रांजिटिव रिलेशन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा भाई। ट्रांजिटिव रिलेशन में मैक्सिमम स्टूडेंट को डाउट रहता है, तो कोशिश कीजिएगा कि इसको थोड़ा सा फ्रेश माइंड से समझने की कोशिश करना है। फ्रेश माइंड से जब मैं समझा रहा हूं इसको, उस टाइम पे आपके माइंड पे कुछ और नहीं चलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड रहना है ट्रांजिटिव रिलेशन पे। अगेन वी हैव ए सेट विच इज कंटेनिंग एलिमेंट 1 2 and 3 and we are taking first a cross a which is Cartesian product on set A, so it will be 1,1
1,2 1,3. Similarly 2,1 2,2 2,3 and 3,1 3,2 3,3, and they will separated by commas because they are written in roster form, and these all ordered pairs are acting as element. Okay. अब यहाँ पे अपने को समझने की जरूरत है कि ट्रांजिटिव रिलेशन का क्या कहना है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन देखते ही सभी बच्चे ना परेशान हो जाते हैं। देखिएगा, इनका कहना है इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब ए और बी अगर आपस में रिश्ता बना रहे हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज रिलेटेड टू बी। ध्यान समझिएगा, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में अब समझा रहा हूँ, ठीक है ना। आपके पास डेफिनेशन वैसे ही लिखा रहता है, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए मस्ट रिलेटेड टू सी, ऐसा कुछ रहता है। अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, बी कॉमा ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, देन ए कॉमा सी मस्ट बिलोंग्स टू रिलेशन। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे दो चीजें हैं आपको, एक तो ये वाली चीज चेक करनी है और एक ये वाली चीज चेक करनी है। ये दो चीजें इफ की कंडीशन है और ये वाली चीज है वो जो देन की कंडीशन है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ मैंने ए कॉमा सी लिखा है, आप सी कॉमा ए नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर मैंने यहाँ पे पहले देखो अच्छे से कंसीडर कर लो, जैसे ए है बी है और सी है, तो पहले आपने जोड़ी बनाया ए बी की, फिर आपने जोड़ी बनाया बी सी की, देख लो जैसे ए बी और बी सी, तो तीसरा जोड़ी सी ए नहीं है, ए सी है, ए और सी है। क्यों? क्योंकि देखो अगर सी ए आप लिख देते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग वो गलत है। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर मैटर करता है, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है, तो ऑर्डर्ड जो है वो मैटर करेगा, और ऑर्डर मैटर करेगा तो आप इस तरह से नहीं बोल सकते कि ए कॉमा सी है तो उसे आप सी कॉमा ए बोल दो, गलत हो जाएगा भाई, रॉन्ग, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग, ध्यान रहे, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे हम, यहीं पे ध्यान से समझते जाइएगा, बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। ओके फाइन, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल देते जाऊंगा और आप लोगों को समझाते जाऊंगा कि किस तरीके से इसके साथ जो है वो आपको डील करना है। चलिए सबसे पहले मैं रिलेशन नंबर 1 लेता हूं। इस रिलेशन नंबर 1 के अंदर मैंने एलिमेंट्स लिए 1,2, फिर मैंने लिया 2,3, फिर मैंने लिख दिया 1,3। चलो यहां पे तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको डायरेक्टली मैंने दे दिया है। यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया। देखो बी जो है वो 2 है, तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर में अगर 2 से स्टार्ट हो रहा होगा तो वहीं से बी और कॉमा सी बन जाएगा, ये बी कॉमा सी, ठीक है ना। यहाँ पे कई सारे बच्चों का ये भी डाउट रहता है, सर इसमें ऑर्डर्ड पेयर में तो दो ही एलिमेंट है, आपने यहाँ पे एक सी और लिया है, ए कॉमा सी बी कॉमा सी, इसमें सी और एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहा है, ए और बी होना चाहिए। नहीं, देखो वो हमेशा 2 के ही ऑर्डर्ड पेयर में है ना, वो एक्स्ट्रा एलिमेंट सी आया तो तीनों को एक साथ तो नहीं लिख रहा हूं मैं, चीजों को समझने की कोशिश। ऑर्डर ऑफ ट्रिपलेट तो नहीं बनाया मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन करके, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर लिखा है मैंने, 2 ही एलिमेंट है, तीसरा आ रहा है वो आपकी बात सही है, लेकिन 2 का ही ऑर्डर्ड पेयर है, वो जो सी है वो 2 में ही समा जा रहा है, राइट। तो ए कॉमा बी प्रेजेंट है, साथ ही आपके पास बी कॉमा सी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि ए और सी, ए कॉमा सी भी प्रेजेंट है ये वाला, हाँ। अगर ये 2 प्रेजेंट है तो आपको तीसरा चेक करना है, ध्यान समझिएगा ट्रांजिटिव में क्या है। अगर ये दोनों चीजें हैं ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, तो आपको चेक करना है कि ए कॉमा सी भी है या नहीं। अगर वो प्रेजेंट है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रख लेना है। आइए और एग्जांपल लेते हैं और आपको जो कॉन्सेप्ट है उसको बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं। दूसरा लेते हैं भाई, मैंने लिया यहाँ पे 1,2 2,3 और यहाँ पे फिर मैंने ले लिया 1, ये ले लेते हैं 3,3 ले लेते हैं। चलो सबसे पहले आपने यहाँ पे चेक करा कि ए कॉमा बी जो है वो प्रेजेंट है, फिर आपने चेक करा कि बी कॉमा सी भी आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप ए कॉमा सी के तलाश में हो 1,3, तो आप ढूंढ पा रहे हो यहाँ पे क्या 1,3, कहीं नहीं ढूंढ पा रहे हो। तो 2 चीजों प्रेजेंट होने के बाद अगर तीसरी ना मिले तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, वो ट्रांजिटिव रिलेशन भाई नहीं है। आई बात समझ में, वो ट्रांजिटिव रिलेशन आपके पास नहीं है। आइए तीसरे की एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा प्यार से समझिएगा। ये 1,1 है, सिर्फ मैंने इतना ही लिखा है। अब आपको बताना है कि ये ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है।
मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 99% बच्चे बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, और मैं इधर से बोल दूंगा ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब यहाँ पे मैं रीजन देता हूँ क्यों है और क्यों नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब क्यों है उसको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, जब सेम सेम वाले आ जाए, आपको मैंने पहले बता दिया ए कोमा बी माना, पहली बात वो सेम सेम है, तो अगर ये ए कोमा बी का काम कर रहा है तो ये बी का काम कर रहा है, तो ये सी का भी काम कर सकता है। तो ए कोमा बी है, फिर बी कोमा सी है, फिर ए कोमा सी भी यही है, तो सब कुछ यही है, इसीलिए ये आपके पास रिलेशन में है। और एक यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो बताने जा रहा हूं वो ये है, अगर मैंने आप लोगों को एक नया रिलेशन लिया और उसके अंदर मैंने लिख दिया कि यहाँ पे सिर्फ 1,3 है और आपको बताना है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है, यहाँ पे 100% बच्चे बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, और फिर मैं बोल दूंगा कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। बस यही एक ऐसा पॉइंट है ट्रांजिटिव रिलेशन में जहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है और वो क्वेश्चंस को गलत करते हैं। ठीक है, चलो, तो मैंने आपको बता दिया कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब क्यों है वो बताना जरूरी है, तो यहां पे आपको एक कंडीशन याद रखनी है। आपको मैंने क्या बताया कि अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो हमें तीसरा ढूंढना है। ध्यान समझिएगा, अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो तीसरा ढूंढना है, अगर मिल जाए तो ट्रांजिटिव, ना मिले तो ट्रांजिटिव नहीं है। सिंपल सा डेफिनेशन बताया। बट अब यहां पे एक नोट डालकर पॉइंट लिख लीजिएगा, What if we do not find this and this both pair? लो भाई, अब बात आती है कि अगर हम ये दोनों पेयर नहीं ढूंढ पाते हैं तो बिना कुछ देखे सीधा बोल दीजिए कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है भाई, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान से समझ लीजिएगा। बहुत सारे बुक में नहीं, मैक्सिमम बुक में मैं बोल सकता हूं, बहुत सारे, मतलब क्या ही बताऊं मैं, लगभग सारे बुक में ये चीज मेंशन नहीं होती है, और फिर वहां पे फिर हो जाती है दिक्कत। हाँ, एग्जाम्पल जरूर दिए होते हैं और बोल देते हैं कि ये नहीं है, तो आपको वही चीज मैंने भी यहाँ पे करवाया, एग्जाम्पल देकर और आपको मैंने समझाया और आपको मैंने बोला यहाँ पे कि नोट डालकर लिख लो भाई कि अगर ये दोनों पेयर ना मिले, कोई एक सा पेयर मिले, दो ही पेयर जब नहीं मिल पा रहा है तो तीसरा कैसे चेक करूंगा मैं, तो तीसरे के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। जब दोनों पेयर ही ना मिले तो उसे ट्रांजिटिव बोल दो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन थी ट्रांजिटिव से रिलेटेड। आई बात समझ में? ठीक है, चलो एक लास्ट आपको और बता देते हैं कि ये है या नहीं है। तो 1,1, 2,2 और 3,3 ले लिया। ठीक है, अच्छा, अगर आप इसमें देखें कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, मतलब जो आइडेंटिटी रिलेशन वाला आपके पास एग्जांपल था वो क्या क्या हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन है ही है ना। दूसरी चीज रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, तीसरी चीज सिमेट्रिक रिलेशन भी है, और चौथी चीज एंड द लास्ट थिंग दैट इट इज ऑल्सो, क्या है ये आपके पास, ट्रांजिटिव रिलेशन। जब सेम सेम हो जाए, खुद से रिलेशन वाले चीजें बता दे आपको, तो वो हमेशा आपके पास होने वाला है चारों रिलेशन। आई बात समझ में? ठीक है, चलो वापिस आते हैं अपने पीडीएफ पे और आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि उसमें आपको देखो रिफ्लेक्सिव समझा दिया है, ये छोटे छोटे टॉपिक, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाया, शायद इसलिए थोड़ा सा ज्यादा जो टाइम है वो लग गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन को कुछ भी मत समझिए। अगर आपको ये चीज समझ में आ चुका है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव को मैं आर से बोल रहा हूँ, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, एस से बोल रहा हूँ, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, टी से बोल रहा हूँ, आर एस टी। अगर ये तीनों ही रिलेशन, कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन लो जो कि तीनों ही मिल जाए, तीनों ही, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। चलो एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, ये चीज आपके पास, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं। यहाँ पे जो रिलेशन है वो L1 इज रिलेटेड टू L2 है। जहाँ पे L1 क्या है, लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 1 है, और ये L2 क्या है आपके पास, लाइन नंबर 2 है। L1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन 1 को, और L2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन 2 को, और इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन है। ठीक है ना। अब क्या रिलेशन है वो तो नहीं बताया, तो हम आपको बता देते हैं। इसका मतलब जो रिलेशन है इन दोनों के बीच में, L1, L2 के बीच में, वो क्या है आपके पास, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। देख लो, ये कंडीशन है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। इस तरह से आपके पास बताना है। ठीक है, चलो सभी चीजें इसमें सेम ही रहने देते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि L1 इज रिलेटेड टू L2, बट कंडीशन मैं आप लोगों को रिलेशन ये बता रहा हूँ कि L1 और L2 के बीच में रिलेशन तो है,
कुछ इस तरह से रिलेशन है कि L1 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, है ना, पूरी लाइन आप लिख सकते हैं L1 इज पैरेलल टू L2, मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया। तो पैरेलल वाली कंडीशन के केस में ना इक्विवेलेंस बन जाती है। अब कैसे बनती है वो आपको समझा देता हूं, ध्यान समझिएगा। जैसे कि मैंने बोला कि भाई अपने को रिफ्लेक्सिव चेक करने का, रिफ्लेक्सिव चेक करने का है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या थी, ऑल ए कॉमा ए शुड बिलोंग्स टू रिलेशन, बस इतनी सी बात आपको समझनी है। तो सभी के सभी सेम टू सेम रिलेशन बनाना है, खुद जो है वो खुद के साथ रिलेशन बनाना चाहिए। यहाँ पे जो रिलेशन है वो मेन कंडीशन है पैरेलल की, पैरेलल की। तो जैसे L1 और L2 है तो L1 जो है वो L1 के साथ रिलेशन बनाना चाहिए। तो यहाँ पे आप बोलेंगे L1 इज पैरेलल टू, L1 इज पैरेलल टू L1। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, एक लाइन खुद के पैरेलल हो सकता है या नहीं, पहले वो आपको चेक करना है। उसके साथ रिलेशन जो है, जो भी कंडीशन दिया हो उसको सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो आप देखेंगे एक लाइन ये है, क्या एक लाइन दूसरी लाइन इसी के ऊपर लगा दो तो खुद के पैरेलल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। एक लाइन खुद के पैरेलल हो सकता है, इसीलिए आप यहां पे बोलेंगे कि L1, L1 इज बिलोंगिंग टू रिलेशन, सभी के सभी, या फिर आप ऐसे बोलेंगे सभी के सभी जितने भी L2 और L2 होंगे वो रिलेशन से बिलोंग करेंगे, और इस केस में ये क्या बन जाता है, रिफ्लेक्सिव। बोलो कोई दिक्कत। तो हमने तो ये प्रूव करा कि ये क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव बन गया। अब यहीं पे मेरे को क्या चेक करने का है, यहीं पे मेरे को चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं भाई। तो सिमेट्रिक की कंडीशन को चेक करेंगे अब की बार हम। देखो रिफ्लेक्सिव हमने चेक कर लिया, अब दूसरी कंडीशन अपने को चेक करना है सिमेट्रिक का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी बार सिमेट्रिक भाई। तो सिमेट्रिक कंडीशन में था इफ A, B belongs to relation then we have to check that B, is belonging to relation or not. That's it. तो फटाफट चेक कर लो कि पहली लाइन और दूसरी लाइन, ध्यान समझिएगा, पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में जो रिलेशन है वो है या नहीं है। तो यहाँ पे पहले से ही गिवन है, मान लो कि L1, L2, या फिर ऐसे बोलो कि L1 इज पैरेलल टू L2, L1 इज पैरेलल टू L2, चाहे मान लो चाहे कुछ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे इफ लिखा है, इफ का मतलब ये बिलोंग कर रहा है, मतलब पहली वाली कंडीशन हमेशा ट्रू होगी ही होगी, वहां पे आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब L1 जो है वो L2 के पैरेलल है ही है, जो कंडीशन बोला होगा ना L1, जो कंडीशन बोला होगा ना वो 100% होगा। बस आपको ये चेक करना है कि उसका उल्टा भी सही है या नहीं है, तो आपको चेक करना है। देन तो यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि L1, L2 जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। तो अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जो L2 है वो इज पैरेलल टू L1 है या नहीं है। अगर एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है तो क्या दूसरा लाइन भी पहले लाइन के पैरेलल है, बताओ मुझे। बिल्कुल सही बात है सर, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। अगर एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है तो दूसरा लाइन भी तो पहले लाइन के पैरेलल है ना। इट मींस L2, L1 इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू रिलेशन। देखा, देखो दोनों के दोनों सेम चीज होगी ना, आई ना बात समझ भाई। तो वही चीज तो यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि A, B है, अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो B, A भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। इट मींस इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक। आई बात समझ में आ गई ना बात भाई। चलो ये कहानी हो गई भाई आपके पास सिमेट्रिक की। तो अभी हमने प्रूफ कर दिया इसको कि रिफ्लेक्सिव भी है, फिर हमने प्रूफ कर दिया कि सिमेट्रिक भी है। चलो एक चीज और प्रूफ कर देते हैं, क्या, ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव का प्रूफ कर देते हैं भाई, देखते जाना फटाफट। ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं तो इसके लिए कंडीशन लिखोगे इफ A, B बिलोंग्स टू रिलेशन एंड ऑल्सो B, C बिलोंग्स टू रिलेशन, देन फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि A और C भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इसका मतलब आपको यहाँ पे दो चीजों को तो पहले से ही अज्यूम करके चलना पड़ेगा, इन दोनों चीजों को अज्यूम करके चलना पड़ेगा। समझाते हैं, देखो भाई L1 इज पैरेलल टू L2, पैरेलल टू L2, ये चीज आपको पता है, L1 जो है वो L2 के पैरेलल है। दूसरी चीज L2 इज पैरेलल टू B, C है, तो यहाँ पे एक नया लाइन लेनी पड़ेगी, तीसरी लाइन, लेट्स से दैट इज L3। तो यहाँ पे आप मानकर चल रहे हो कि एक लाइन जो है वो L1 हो गया, वो दूसरी लाइन के क्या है, पैरेलल है, और L2 जो है वो क्या है आपके पास, तीसरी लाइन के पैरेलल है। तो पहली और दूसरी पैरेलल है, दूसरी और तीसरी भी पैरेलल है। ये दो चीजों को आप अज्यूम करके चल रहे हो, इट इज कंप्लीटली 100% ट्रू। देन वी हैव टू चेक दैट द थर्ड वन इज आइदर बिलोंगिंग टू रिलेशन और नॉट।
तो चलो अब तीसरा कहता है ए कॉमा सी। ए कॉमा सी मीन्स L1 एंड L3। देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, फिर ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब आपको ए कॉमा सी चेक करना है तो L1 और L3 चेक करना है। तो आप बोलोगे L1, अब आप चेक कर लो क्या L1 और L3 पैरेलल होंगे या नहीं। ट्रू है ना भाई, देखो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये भी तो पैरेलल ही होंगे L1 और L3। सो यू विल से दैट L1 इज पैरेलल टू L3 और यहां पे प्रूव हो जाता है कि भाई ये ट्रांजिटिव भी है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट, और सिंपली बोले तो ए कॉमा सी भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अब आपने इस वाले रिलेशन को प्रूव कर दिया है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है। ध्यान से समझना भाई, ये आपके पास रिफ्लेक्सिव भी है, ये आपके पास सिमेट्रिक भी है, और ये आपके पास ट्रांजिटिव भी है। और जब कोई रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से जानते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, डन है, ठीक है। चले आगे, फाइन। चलो तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी क्लियर करवा दिया मैंने आप लोगों को, और अब बारी है इक्विवेलेंस क्लासेस की। यहां पे आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, तो ध्यान से समझिएगा। एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है। अगर मैंने आप लोगों को एक रिलेशन दिया है, ध्यान समझिएगा। अगर मैंने आप लोगों को एक रिलेशन दिया है, चलो पहले तो सेट ए ले लेते हैं। सेट ए के अंदर मान लेते हैं 1 2 3 लिया मैंने, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया, ए क्रॉस ए निकाल दिया इसका, जो कि आप लोगों को पता है, पूरे वीडियो में यही कर रहा हूं मैं। 1,1 1,2 1,3, फिर 2,1 2,2 2,3, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा 3,1 3,2 एंड 3,3। एग्जाम्पल समझाऊंगा, बेहतरीन समझ में आएगा। बस आपको थोड़ा सा माइनर से ध्यान दे देना और कुछ नहीं, क्योंकि ये जो चीज है ना, जनरली बच्चों को मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करवाती है, क्योंकि इसके बेस पे ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जो वो नहीं दिया गया है किसी भी बुक में। किसी भी बुक में ज्यादा क्वेश्चंस इससे रिलेटेड नहीं दिए गए हैं, जिसकी वजह से बच्चों को और भी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो और भी ज्यादा दिक्कत हो जाती है बच्चों के लिए। खैर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को क्लियर करवा देता हूं, ध्यान समझिएगा। सेट ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट था। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो ऐसा पूछा जाएगा, फाइंड, क्वेश्चन आपके पास ऐसा पूछा जाएगा, फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, और ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ये इक्विवेलेंस क्लास को रिप्रेजेंट करता है। या फिर आपसे पूछ लेंगे 2, या फिर आपसे पूछ लेंगे 3। ये 3 क्वेश्चन बना जाता है। ये पहला क्वेश्चन बन गया, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेट के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उतना ही का पूछा जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या तो 1 का पूछेंगे, या तो 2 का पूछेंगे, या तो 3 का पूछेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देंगे, और वो रिप्रेजेंट करता है कि इक्विवेलेंस क्लास बताओ। तो इक्विवेलेंस क्लास है क्या, ध्यान समझिएगा। इक्विवेलेंस क्लास क्या है? एक सेट है, एक सेट है। तो इक्विवेलेंस क्लास वो सेट है जिसके अंदर रिलेशन बन रहा है, जिसके अंदर आपके पास रिलेशन बन रहा है 1 का भी, 2 का भी और 3 का भी। इन शॉर्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं एग्जांपल से, ध्यान समझिएगा। इसका मतलब आप एक रिलेशन का एग्जांपल लीजिए। मैंने एक रिलेशन यहीं से उठा लिया, 1,1 उठाया मैंने, 1,2 उठाया मैंने, फिर मैंने 2,3 उठाया मैंने, और मैंने 2,4 तो है ही नहीं यहाँ पे, 2,3 हो गया, 2,2 उठा लिया मैंने, चलो, और फिर मैंने 3,1 उठा लिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। ये एक मैंने रिलेशन उठाया। अब इसी रिलेशन से 3 क्वेश्चन मान लो मैंने पूछा आप लोगों से कि भाई 1 का इक्विवेलेंस क्लास बताओ, 2 का इक्विवेलेंस क्लास बताओ, और 3 का इक्विवेलेंस क्लास बताओ। तो अगर आप 1 का इक्विवेलेंस क्लास पूछोगे मेरे से, तो मैं एक सेट बनाऊंगा, और उसके अंदर मैं वो एलिमेंट लिखूंगा जिसके साथ 1 जो वो रिश्ता बना रहा है, रिलेशन बना रहा है। तो देखते जाओ, 1 किसके साथ रिलेशन बना रहा है? 1 के साथ। 1 किसके साथ रिलेशन बना रहा है? 2 के साथ। क्या 1 और किसी के साथ रिलेशन बना रहा है? नहीं। तो यही इसका इक्विवेलेंस क्लास हो गया, यही इसका इक्विवेलेंस क्लास हो गया, खत्म बात, हो गया क्वेश्चन। दूसरा, अगर मैंने 2 का इक्विवेलेंस क्लास पूछा होता आपसे, तो आप बस ये चेक करेंगे कि रिलेशन में जो 2 है वो किस किस के साथ रिलेशन में है, और कुछ नहीं। तो 2 जो वो 3 के साथ रिलेशन में है, 2 जो है वो खुद 2 के साथ रिलेशन में, तो ये इसका इक्विवेलेंस क्लास हो गया। अगर मैंने आपसे
3 का इक्विवेलेंस क्लास पूछा होता तो आप फिर से एक नया सेट बनाएंगे और उसके अंदर वो एलिमेंट्स लिखेंगे जहां पे 3 जो है वो रिलेशन बना रहा है जिस एलिमेंट के साथ। तो 3 जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो 1 सेट के अंदर आपके पास रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। ये आपका इसका आंसर हो गया। लो भाई हो गया क्वेश्चन। आई ना बात समझ में? बताओ भाई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? डन, गॉट इट। चलिए भाई आप लोगों के पास है 7428525669। जो भी आप लोगों को डाउट आता है इस नंबर पे भेज दीजिए, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। अगले की वीडियो में हम बात करेंगे सभी क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन जब तक करेंगे नहीं तब तक आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर होगा नहीं, तो बिंदास रहिए, है ना। सभी चीजें आप लोगों को करवा दी जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।